हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर। मैं आप सभी के समक्ष राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगी। बीए पाठ द्वितीय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उनके बारे में बताया जाता है। द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत भारत की शासन व्यवस्था, इसकी राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है। हम प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, अर्थात कि पहले हम अपनी राज्य व्यवस्था को जान लें, अपने देश की राज्य व्यवस्था को जान लें, फिर और प्रमुख देशों की राज्य व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे कि किस तरीके की शासन व्यवस्था हमारे विश्व के अंतर्गत संचालित की जाती हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के जो प्रथम अध्याय है वो है भारतीय संविधान सभा, प्रमुख प्रश्न, प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण। प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र होता है, उसका एक अपना संविधान होता है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसके अंतर्गत जो भी कानून नियम लिखे होते हैं उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो हमारे देश में किसी भी दल की सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और अन्य दलों की सरकार हो, वो संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं, अर्थात संविधान सर्वोच्च है। संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार से हो सकता है। भारत देश का जो संविधान है वो लिखित है और उसका निर्माण या संविधान का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है या एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ थी। तो 17 करोड़ जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष रूप से संविधान का निर्माण नहीं कर सकती थी। अतः हमारे यहाँ एक संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक राज्य किया और उससे पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था, यानी पूरा भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और राजाओं की एक शाही कानून होती थी। प्रत्येक रियासत का अपना एक अलग कानून होता था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ या हमने स्वतंत्रता की मांग रखी अंग्रेजों के सामने, तब अंग्रेजों ने कहा कि आपको अपने शासन को चलाने का कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, आप कैसे अपने देश का शासन चलाएंगे। तब हमारे नेता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि हम अपने देश का एक संविधान निर्माण करेंगे और संविधान निर्माण हमारी संविधान सभा करेगी। आम सहमति बनी, अंग्रेजों ने स्वीकृति दी, अंग्रेजी शासन ने स्वीकृति दी। इस तरीके से 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और उस मिशन के अंतर्गत, उस मिशन के द्वारा हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें 389 सदस्यों को लिया गया और उसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के थे और भी जो छोटे दल हमारे देश में मौजूद थे, उन सभी दलों से सदस्यों को लिया गया और कुछ स्वतंत्र लोगों को जो कानून के जानकार थे उन सबको लिया गया और इस तरीके से हमारे संविधान जो सभा थी उसका निर्माण हुआ। उसमें जो प्रमुख लोग थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अंबेडकर थे, के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, श्रीमती दुर्गा बाई थी, ठाकुर दास थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इन सभी को हमारे संविधान सभा में लिया गया, इन सभी से हमारे संविधान सभा का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तब तक। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और इसका 13 दिसंबर 1946 को पुनः अधिवेशन हुआ। उसके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने हमारे संविधान की
प्रस्तावना को पढ़ा। प्रस्तावना जो होती है वो संविधान की आत्मा होती है, अर्थात प्रस्तावना के अकॉर्डिंग ही हमारे संविधान का निर्माण किया जाता है। उस प्रस्तावना के अंतर्गत नेहरू ने कहा कि भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त करी। उसमें कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। इस प्रस्तावना के ऊपर 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चर्चा की गई। उसके बाद इसको 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना के ऊपर कार्य प्रारंभ किया गया। इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए 5 समितियों का निर्माण किया गया। प्रथम थी संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति का कार्य था कि हमारे जो केंद्र है या हमारे देश के लिए कानूनों का निर्माण करना, कि हमारा देश किस तरीके से नियम कानूनों के ऊपर अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करेगा। दूसरी जो समिति थी वो थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का कार्य था कि हमारे केंद्र के लिए अलग से शक्तियां प्रदान की गई थी और राज्यों के लिए, प्रांतों के लिए अलग से शक्तियां प्रदान की गई थी। तो राज्यों को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की जाए, इसका जो निर्माण था वो प्रांतीय संविधान समिति ने किया। तीसरी जो समिति थी वो थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति ये है कि यद्यपि हमारे राज्यों को हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाना आवश्यक था। तो संघ शक्ति समिति ने कार्य किया कि उन कानूनों को बताया, उन कानूनों का निर्माण किया कि जिससे राज्य की स्वायत्तता भी रहे और हमारा केंद्र जो है वो शक्तिशाली बना रहे, हमारे देश की अखंडता बनी रहे। ये जो संघ शक्ति समिति थी उसने उन कानूनों का निर्माण किया। जो चौथी या फोर्थ जो हमारी समिति थी वो थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। हमारे देश के अंतर्गत मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, उन सभी के हित के लिए कानूनों का निर्माण किया जाना आवश्यक था। तो उन सभी के लिए कानूनों का निर्माण इस समिति ने किया। उसके अंतर्गत ही हमारे देश की जनता जो इतने दिनों से गुलामी को झेल रही थी, उनको अधिकार दिए जाने थे, तो उन अधिकारों को, मूल अधिकारों को निर्माण इस समिति ने किया गया। उसके बाद पांचवी जो समिति थी, प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का कार्य था कि ये जो चारों समितियां जिन कानूनों का निर्माण करती थी, उन कानूनों के अंतर्गत सामंजस्य स्थापित करने का कार्य इस समिति ने किया। इस तरीके से हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन लगे। इस संविधान के निर्माण में 64 लाख रुपए का खर्च आया। इस संविधान के प्रारूप पर 1 से 14 दिन तक चर्चा चलती रही। लगभग इस संविधान का जो निर्माण 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। कुछ अनुच्छेदों को उस समय लागू कर दिया गया था, लेकिन इसको प्रमुख रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण हुआ, हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ। जब भी कोई कार्य होता है तो निश्चित ही उसकी आलोचना होती है। हमारे संविधान सभा की और उसके निर्माण की प्रक्रिया की भी हमारे यहाँ आलोचना हुई। जो प्रथम आलोचना हुई वो थी कि संविधान सभा को क्या प्रभुत्व संपन्न संस्था माना जाए, अर्थात ये कि क्या संविधान सभा के ऊपर किसी का दबाव नहीं था। 1946 को यानी 1946 को जब हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। तो ऐसा माने जाने लगा कि जो संविधान सभा जिस भी संविधान का निर्माण करेगी उसको अनुमोदन करने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास ले जाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो संविधान का प्रमुख रूप से निर्माण हुआ था वो स्वतंत्रता के बाद ही हुआ था
और उसके अनुमोदन के लिए कहीं भी नहीं ले जाया गया था, यानी ब्रिटिश सरकार के पास नहीं ले जाया गया था। हमारे ही देश के स्वतंत्रता सेनानी, नेताओं और प्रमुख शिक्षित लोगों ने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया था। तो अतः हमारी जो संस्था थी उसके ऊपर, या हमारी जो संविधान सभा थी उसके ऊपर, उसके निर्णयों के ऊपर किसी का दबाव नहीं था। अतः वह प्रभुत्व संपन्न संस्था उसको माना जा सकता है। द्वितीय जो आलोचना इसकी की गई वो की गई, क्या संविधान सभा को प्रतिनिधि संस्था मान लिया जाए, और क्या हमारी जो जनता जो थी, भारतीय जनता जो थी, उसके जो संविधान सभा के अंतर्गत जो सदस्य थे वो क्या उनके प्रतिनिधि थे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि चुनाव करवाए जाते, और यदि चुनाव करवाए भी जाते तो जो हमारा संविधान सभा का रूप होता लगभग ऐसा ही होता, क्योंकि उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानी और चुन चुन के उन लोगों को लिया गया था कि जो उस टाइम भारतीय जनता के हित में कार्य कर रहे थे या बात कर रहे थे। अर्थात ये है कि इसी तरीके के हमारे संविधान सभा का यदि चुनाव भी होता तो भी इसी तरीके का उसका रूप होता। अतः ऐसा माना जाता है कि हम जो हमारी संविधान सभा थी उसे हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा ही संचालित किया गया था। तृतीय जो आलोचना की गई कि क्या संविधान को लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी, अर्थात क्या संविधान को हमारी जनता ने पास किया था। हमारे देश की जनता की मानसिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इन कानूनों को समझ पाती। जब कानूनों का निर्माण हो रहा था तो निश्चित ही वो सारे कानून के बारे में बाहर चर्चा होती थी, तो कहीं कोई विरोध नहीं था। अतः मान लिया जाता है कि उसको लोकप्रिय अनुज्ञप्ति प्राप्त थी या जनता ने उसे स्वीकार किया गया था। उसके अंतर्गत भी संशोधन की प्रक्रिया को रखा गया था कि बाद में यदि हमारी जनता किसी कानून के अंदर संशोधन करना चाहती है तो वो कर सकती थी, और अभी हमारे बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद जो संविधान सभा के ऊपर प्रश्न उठाया गया था वो ये कि क्या ये इस संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था। निश्चित ही इसमें बहुत सारे वकील थे, क्योंकि ये एक कानूनी दस्तावेज है। जो संविधान है वो कानूनी दस्तावेज है। ऐसा ये इसकी आलोचना की गई कि हमारा कृषि प्रधान देश है, उसमें कोई भी संविधान सभा के अंदर कृषक नहीं था, कोई भी मजदूर नहीं था, तो कृषक और मजदूर को कानूनों का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज़्यादातर इस वकीलों को शामिल किया गया था, अर्थात जिन लोगों को कानूनों का ज्ञान थे उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया गया था और वो ही इसका निर्माण कर सकते थे। अतः इसको में ज़्यादातर वकीलों को लिया गया था। इस तरीके से इसकी आलोचना हुई। इसकी जो हमारी संविधान सभा थी या हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें कुछ नियमों को अपनाया गया था। जैसे पहला नियम था सहमति से निर्णय, अर्थात ये कि जब भी किसी कानून के ऊपर चर्चा होती थी, नियम के ऊपर चर्चा होती थी, तो उस पूरी सहमति बनाई जाती थी। पक्ष और विपक्ष में वोट नहीं डाले जाते थे जब तक प्रत्येक सदस्य उस कानून से, उस नियम से सहमत नहीं हो जाता था, तब तक उसको सम्मिलित नहीं किया जाता था संविधान के अंतर्गत, यानी कि आम सहमति बनाने का कार्य किया गया था। दूसरी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो प्रक्रिया अपनाई गई थी समायोजन का सिद्धांत, यानी जो विपरीत दो विचारधाराएं थी उन विचारधाराओं को समायोजन इसके अंतर्गत किया गया था। जैसे पहला था संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समन्वय। राज्यों को भी शक्तियां दी गई थी, केंद्र को भी शक्तियां दी गई थी, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंदर दोनों का सामंजस्य स्थापित किया गया था। केंद्रों को स्वायत्तता देते हुए, उनको शक्ति देते हुए केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। दूसरा जो था गणतंत्रीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रमंडल की सदस्यता। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य था, लेकिन भारत स्वतंत्र था, प्रभुत्व संपन्न था, एक गणराज्य था भारत। थर्ड था वो केंद्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समन्वय।
हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया था, पंचायत से लेकर केंद्र तक शक्तियों का बंटवारा किया था। राज्य को भी दी गई थी शक्तियाँ, पंचायत को भी दी गई थी और केंद्र को भी दी गई थी और केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया था। तीसरा जो तरीका अपनाया गया, प्रक्रिया अपनाई गई थी, वो थी परिवर्तन के साथ चयन की प्रक्रिया। यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि किस किस कानून को, किस किस व्यवस्था को हमारे यहाँ लागू किया जा सकता है, उसका चयन किया और अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उनको परिवर्तित भी किया। इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण जो कार्य हमारी संविधान सभा के द्वारा किया गया और हमारी जनता ने स्वीकार किया और उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और हमारे संविधान के अंतर्गत अब तक जैसे जैसे परिस्थितियाँ हमारे देश की चेंज हुई, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे हमारे देश के संविधान को चेंज भी किया गया। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, ये सर्वविदित है और हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं। धन्यवाद।